तो अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक चैप्टर नंबर 3 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक नंबर 3.2 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो किन किन ज़राए से हमारे पास जो है नामियाती मुरक्कबात हासिल होते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नामियाती मुरक्कबात भी कहते हैं। तो दे आर टू मेन सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो दो बड़े मेन सोर्सेज हैं वो हमारे पास दो हैं। एक है बेटा लिविंग थिंग और दूसरा है आपके पास मिनरल्स। ठीक है, तो लिविंग थिंग से भी हासिल कर सकते हैं और इसके अलावा मिनरल से भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेन सोर्सेज है वो दो लिविंग थिंग एंड मिनरल्स। तो अब आज पहले लिविंग थिंग को क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग में भी हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक है बेटा एक बड़ा ग्रुप है एनिमल्स का और दूसरा है प्लांट्स का। तो एनिमल से भी हमें जो कंपाउंड हासिल होते हैं वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और जो प्लांट से कंपाउंड्स हासिल होते हैं उसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। तो एनिमल से हासिल होने वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या है बेटा, प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की भी बहुत सारी इकसाम हमारे पास मौजूद है। इसी तरीके से एनिमल से हमारे पास फ़ैट एंड ऑयल हासिल होता है। तो फ़ैट एंड ऑयल जो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, सोप में मौजूद होता है। तो वो तमाम चीज़ें क्या है बेटा, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन और इसके अलावा दूसरे एलिमेंट पाए जाते हैं जैसे कि ऑक्सीजन, सल्फ़र, फॉस्फोरस। ठीक है, तो प्रोटीन में आपके पास क्या है बेटा, जिस जिस चीज़ों में प्रोटीन मौजूद होता है, नंबर 1 एग। एग में प्रोटीन मौजूद होता है, तो एग भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा मटन, तो मटन में भी क्या है बेटा, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा चिकन, चिकन में भी प्रोटीन मौजूद होता है, मटन में भी प्रोटीन मौजूद होता है, बीफ में भी प्रोटीन मौजूद होता है और फिश में भी प्रोटीन मौजूद होता है। तो अलबत्ता हर गोश्त में क्या है बेटा, प्रोटीन मौजूद होता है। तो क्या है बेटा, इन सब चीज़ों को लेने से, खाने से क्या है बेटा, प्रोटीन की कमी से बचा जा सकता है। और प्रोटीन क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा फैट्स, फैट्स भी हमारे डेली रूटीन में इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिल्क, मिल्क में भी फ़ैट मौजूद होते हैं। ठीक है, मिल्क में फ़ैट मौजूद होते हैं। इसके अलावा बटर, बटर किससे बनाया जा रहा है बेटा, मिल्क से बनाया जा रहा है। तो मिल्क में फ़ैट होते हैं तो बटर में भी फ़ैट होंगे, ऑयल होंगे। ठीक है, तभी हम बटर खाने से क्या होते हैं बेटा, मक्खन खाने से मोटे हो जाते हैं। इसके अलावा चीज़, तो चीज़ में भी क्या है बेटा, फ़ैट एंड ऑयल की वाफिर मकदार मौजूद होती है। तो अभी हमने देखा बेटा, प्रोटीन और फैट्स एंड ऑयल तमाम क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। प्रोटीन हमारे पास कुछ भी आ जाए, फैट और ऑयल में कुछ भी आ जाए, तो तमाम क्या है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरीके से लिविंग थिंग में हमने एनिमल को जाना। अब इसके बाद क्या है हमारे पास बेटा, प्लांट है। तो प्लांट से हमें क्या क्या चीज़ें हासिल होती हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन एंड ऑयल्स। ठीक है, तो आज ज़रा देखते हैं तो प्लांट से हासिल होने वाली किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट, किन चीज़ों में प्रोटीन, किन चीज़ों में वाइटामिन और किन चीज़ों में ऑयल मौजूद होता है। तो बेटा प्लांट से हासिल होने वाले वीट, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे सिर्फ चंद नाम लिखे गए ताकि आपको बातों को समझाया जा सके। वीट, मेज, पोटैटोज़, राइस, बार्ले। ठीक है, गंदम, मकई, आलू, चावल और जौ, इन तमाम चीज़ों में बेटा क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे लिखी नहीं गई, तो उनमें भी कार्बोहाइड्रेट मौजूद है और कार्बोहाइड्रेट्स भी क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन, तो दालें और बीजें वगैरह खाने से भी बेटा प्रोटीन हासिल होता है। उनमें क्या मौजूद है बेटा, प्रोटीन मौजूद होता है। तो गोश्त के अलावा अगर दाल को भी देखा जाए तो दाल में प्रोटीन मौजूद होता है। अगर कोई शख्स गोश्त नहीं खाता है तो अपने दाल के ज़रिए से प्रोटीन की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकता है, या अगर कोई दाल नहीं खाता तो वो इन चीज़ों के ज़रिए से अपने प्रोटीन की जो मकदार है उसको पूरा कर सकता है। ठीक है, तो अलबत्ता तमाम चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा, इनको हासिल करना बेहद ज़रूरी है बॉडी की फ़िट रखने के लिए। ठीक है, इसके अलावा विटामिन, प्लांट से विटामिन हासिल होता है तो एनिमल से कोई विटामिन हासिल नहीं होता। तो अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो हमें उससे किससे लेना पड़ेगा बेटा, जो चीज़ें प्लांट से आती हैं उसमें लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है बेटा, एप्पल, ऑरेंज, बनाना, तो इन सब की क्या है बेटा, एक अहमियत है। एप्पल खाने से बेटा आयरन की कमी से बचा जा सकता है। इसके अलावा बनाना में क्या मौजूद होता है बेटा, पोटाशियम मौजूद होता है। इसके अलावा ऑरेंज में आपके पास सिट्रिक एसिड मौजूद होता है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे दीगर फल मौजूद हैं। ठीक है, जिसमें से हम विटामिन मुख्तलिफ़ किस्म के हासिल कर सकते हैं और उन तमाम डेफिशिएंसीज़ को पूरा कर सकते हैं। तो जो बेटा विटामिन है ये भी क्या है बेटा, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इसी तरीके जो प्लांट से ऑयल आते हैं हमारे पास। ठीक है, ऑयल कौन कौन से होते हैं, सनफ्लावर ऑयल, पाम ऑयल, ऑलिव ऑयल, सोयाबीन ऑयल एंड पीनट ऑयल। इसके अलावा और भी ऑयल हो सकते हैं बेटा, आलमंड ऑयल। ठीक है, तो बहुत सारे ऑयल मौजूद है हमारे पास, यहाँ पे चंद नाम लिखा गया। तो कोई से भी ऑयल मौजूद है जो प्लांट से हासिल हो रहे हों वो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएंगे। तो सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड अभी हमने पहला सोर्स लिविंग थिंग देखा। लिविंग थिंग में एनिमल और प्लांट, और प्लांट एनिमल की दर्जाबंदी की, प्लांट की दर्जाबंदी की। तो ये चीज़ें क्या है बेटा, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। तो इनमें से लाखों किस्म के हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड आ सकते हैं। ठीक है, तो लिविंग थिंग से क्लियर है। इसके अलावा मिनरल्स, कोल यानी कोयला, पेट्रोलियम, जो मुख्तलिफ लिक्विड्स आपके पास। इसके अलावा जो गैस है
ठीक है। तो पेट्रोलियम, कोल, गैस, ये क्या है बेटा आपके पास हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ये कैसे आता है आपके पास बेटा, जो डेड प्लांट होते हैं तो वो जब ज़मीन के अंदर चले जाते हैं तो मुख्तलिफ कन्वर्जन लाखों सालों बाद क्या है बेटा, वो कन्वर्ट होकर हमारे पास इस फॉर्म में हासिल होते हैं, ठीक है। तो जो आप पेट्रोलियम इस्तेमाल कर रहे हैं ये क्या है बेटा, डेड प्लांट के गुजरने के बाद ही ये हमारे पास हासिल हुए हैं, ठीक है। तो एक लंबे अरसे के बाद ये क्या है, ज़मीन के अंदर कन्वर्ट होते हैं और कोल, पेट्रोलियम, गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इनको अभी हम डिस्कस करेंगे जब नीचे जाएंगे। ये टॉपिक हमारे पास है कोल, पेट्रोलियम और गैस का भी। तो अब हमारा टॉपिक है बेटा कोल। कोल के मायने होता है कोयला। इसको हम मुख्तलिफ़ काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री में, बिजली बनाने के लिए और अपने घरों के इस्तेमाल में, ठीक है। तो कोल के बारे में देख लेते बेटा। कोल जो बना हुआ होता है वो हाइड्रोकार्बन से बना हुआ होता है। कोल इज़ मेड अप ऑफ वैरायटी ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ सॉलिड फॉसिल फ्यूल। तो किसका ज़रिया बेटा, सॉलिड फॉसिल फ्यूल का, ठीक है। तो कोयला भी क्या है बेटा, एक फ्यूल के तौर पे हमारे पास काम करता है, जैसे पेट्रोल फ्यूल के तौर पे हमारे पास काम करता है। कोयले को जलाने से आप एनर्जी हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो बिजली भी जो बनाई जाती है बेटा कोयले से बनाई जाती है और इसके अलावा गैसेस से भी बनाई जाती है, ठीक है। तो क्या है बेटा, एक सॉलिड फॉसिल फ्यूल है हमारे पास, क्या बेटा, कोल, ठीक है। इट कैन बी फाउंड एट वेरियस डेप्थ। तो ये मुख्तलिफ गहराइयों में अर्थ के नीचे पाया जाता है, ठीक है। कोल इज़ फॉर्म इन अ वैरायटी ऑफ वेज। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से बनता है। तो इसके भी एक प्रोसीजर है, हम नहीं बनाते, कुदरती तौर पर बनता है, नेचर में बनता है, ठीक है। कोल इज़ सेड टू हैव डेवलप इन नेचर 500 मिलियन ईयर अगो, ठीक है। तो ये बात माना जाता है कि कोल जो कुदरत ने बना है, नेचर ने बना है, वो कितने साल पहले बना है बेटा, 500 मिलियन ईयर अगो पहले बना है, ठीक है। तो जो आप ये जो आज का कोयला इस्तेमाल कर रहे हैं ये कोई 1000 साल पुराना कोयला नहीं, बल्कि 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले बना है, ठीक है। तो फ्रॉम द रिमेनेंट्स ऑफ ट्रीज बराइड डीप इनसाइड द सॉइल, ठीक है। जो ट्रीज़ की बकाया जात है, दरख्तों की जो हैं बकाया जात हैं, जो डेड हो गए, ठीक है, वो ज़मीन के अंदर दब जाते हैं, ठीक है, और मिट्टी के अंदर चले जाते हैं और जाते जाते ठीक है। तो नीचे वो जाते रहते हैं, उनके पास एक प्रोसेस हो रहा होता है और उसकी मदद से क्या है बेटा, वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल में। फिर वो दरख्त की लकड़ियाँ जो है वो ज़मीन में जाती हैं, मिट्टी के अंदर दब जाती हैं और उनके ऊपर प्रोसेस होता है बेटा बैक्टीरियल एंड केमिकल। तो उस बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेस के बाद वो कन्वर्ट होने लगती हैं बेटा कोल में, ठीक है। तो कोल के भी बेटा मुख्तलिफ इकसाम है हमारे पास। तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होंगी, जो लकड़ी होगी, वुड होगी, वो सबसे पहले कन्वर्ट होगी बेटा पीट में। किस में कन्वर्ट होगी बेटा, पीट में। वुड में बेटा जो लकड़ी है आपके पास, उसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो होती है 40% और उसके अलावा दीगर एलिमेंट उसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले जो वुड है वो कन्वर्ट होगी किस में बेटा, पीट में, ठीक है। तो इट वाज टर्न टू पीट एज अ रिजल्ट ऑफ बैक्टीरियल एंड केमिकल प्रोसेस ऑन द वुड। फिर होगा बेटा पीट वाज देन कन्वर्टेड इनटू कोल। तो उसके बाद क्या है बेटा, जो पीट हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। पीट में होता है बेटा 60% कार्बन, ठीक है। तो पीट वाज देन कन्वर्टेड इनटू कोल एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन द अर्थ क्रस्ट। तो अर्थ की लेयर होती है तो उसको अर्थ क्रस्ट कहा जा रहा है। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर, ठीक है, एज हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जो पीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी बेटा आपके पास लिग्नाइट में, ठीक है। तो पीट वाज देन कन्वर्टेड इनटू कोल एज अ रिजल्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन द अर्थ क्रस्ट। तो पीट जो है जिसमें 60% कार्बन था, उसके ऊपर और प्रेशर लगता है ज़मीन के अंदर और उसके ऊपर टेम्परेचर का इजाफा होता है, तो पीट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है बेटा लिग्नाइट में, और लिग्नाइट में 70% कार्बन मौजूद होता है। तो जैसे जैसे कार्बन की परसेंटेज बढ़ती जा रही है तो कोल की क्वालिटी और हाई होती जा रही है, ठीक है। अब उसके बाद बेटा नेचुरल कार्बोनाइजेशन, आपसे एवर डेफिनेशन पूछी जा सकती है बेटा, नेचुरल कार्बोनाइजेशन क्या होता है। तो नेचुरल कार्बोनाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वुड इनटू कोल। तो वुड को कन्वर्ट करने का जो तरीक़ाकार है कोल में, तो इस अमल को कहते हैं बेटा नेचुरल कार्बोनाइजेशन। तो कार्बोनाइजेशन देखेंगे बेटा, कार्बन के परसेंटेज में इजाफा हो रहा है जैसे जैसे क्या है बेटा वक्त गुजर रहा है, ठीक है। तो वुड हैज़ अ कार्बन कंटेंट ऑफ 40%। 4 varieties ऑफ कोल आर क्रिएटेड डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन। तो कोल की 4 वैरायटी हैं, 4 किस्में हैं, डिपेंड करती हैं डिग्री ऑफ कार्बोनाइजेशन में कि उसमें कितना कार्बन कंटेंट मौजूद है, कितना कार्बन परसेंट मौजूद है, ठीक है। तो वुड से पहले कन्वर्ट होगा 40% से पीट में। जैसे अगर कार्बन की परसेंट 60% हो जाएगी तो उसको हम कहेंगे पीट, और जिस कोल में कार्बन परसेंट 70% होगा उसको कहेंगे लिग्नाइट। इसके अलावा 70% इसके ऊपर और प्रेशर लगता है, देखें इसका हजम कम होता है, ठीक है। और इसके आगे बढ़ता है हमारे पास, तो फिर आता है बेटा उसमें कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो होती है बेटा 90%। तो इस कोल में कार्बन की परसेंटेज 90 है तो इसको आप कहेंगे बेटा एंथ्रासाइट, ठीक है।
तो इसकी वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हो, इनका डिफरेंट इस्तेमाल है, ठीक है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन की जो है वो परसेंटेज मौजूद है, ठीक है। तो ये था बेटा फॉर्मेशन ऑफ कोल, किस तरीके से हमारे पास कोल बना। तो आज पेपर में नेचुरल कार्बनाइजेशन की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, ये पूछा जाता है किसमें कितना परसेंट पाया जाता है, तो ये परसेंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देख लेते बेटा चाइना, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान द वर्ल्ड टॉप कोल प्रोड्यूसर। तो ये तमाम कंट्रीज़ क्या है बेटा कोल प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो इन सिंध थरपारकर एरिया, तो सिंध में बेटा कोल पाया जाता है, थरपारकर एरिया। पाकिस्तान कंटेन वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट लिग्नाइट डिपॉजिट, तो पाकिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है बेटा किसका, लिग्नाइट का, ठीक है। एस्टिमेटेड एट मोर देन 185 बिलियन टन, तो अंदाज़ा लगाया जाता है कितने मौजूद है, 185 बिलियन टन्स जो है कोयला मौजूद है पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी हम इसको इंपोर्ट करते हैं बिजली बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा दिगारी, सोर रेंज, कोश शहरी, हरनाई, बलूचिस्तान एंड सॉल्ट रेंज आर द अदर एक्टिव कोल माइंस पंजाब। जिसके अलावा और भी कोल के जो है बेटा आपके पास माइंस मौजूद जैसे कि पंजाब में, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा कोल के बारे में चंद बातें थी, तो उम्मीद करते हैं बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं बेटा पेट्रोलियम गैस की तरफ। तो अब इसी तरीके से हमारे पास बेटा पेट्रोलियम मौजूद है। तो पेट्रोलियम में क्या हमारा मिनरल से हासिल होता है। तो पेट्रोलियम क्या है बेटा, एक थिक डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक लिक्विड है, ठीक है। तो ज़मीन से जो क्रूड ऑयल हासिल किया जाता है, ज़मीन से जो ऑयल हासिल किया जाता है उसको कहते हैं बेटा क्रूड ऑयल। और वो क्या होता है बेटा, थिक होता है, डार्क ब्राउनिश ग्रीश ब्लैक लिक्विड होता है, ठीक है। तो इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन टुगेदर विद वाटर सॉल्ट एंड अर्थ पार्टिकल। तो जो आपके पास ज़मीन से जो पेट्रोलियम आता है उसमें क्या है बेटा, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन होती है, सॉलिड की भी, लिक्विड की भी एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स की भी, जो आपस में मिली हुई होती हैं विथ वाटर सॉल्ट एंड अर्थ के पार्टिकल्स ही मौजूद होते हैं। तो जब उस ऑयल को हम निकालते हैं सबसे पहले उसकी क्या करते हैं बेटा, रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो रिफाइनिंग करने के बाद जो मुख्तलिफ फ्यूल्स हैं उनको अलग करते हैं और जो हमारे काम की चीज़ें नहीं उनको फेंक देते हैं, ठीक है। तो एक जो ज़मीन से ऑयल निकल रहा है हमारे पास क्रूड ऑयल, उससे मुख्तलिफ़ किस्म के फ्यूल्स हासिल किए जाते हैं। तो ज़मीन से जो ऑयल निकल रहा है उसमें सिर्फ पेट्रोल नहीं होते बल्कि उनमें बहुत सारे किस्म के फ्यूल्स मौजूद होते हैं जो कि इन मुख्तलिफ़ चीज़ों में क्या है बेटा इस्तेमाल होता है और इससे भी ज़ायद चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ चंद बातें लिखी गई हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और मोस्टली ड्राई फ्रॉम पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो है बेटा सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास आते हैं वो किससे आते हैं बेटा, पेट्रोलियम से आते हैं। तो पेट्रोलियम आपको देखते हैं, पेट्रोलियम लग रहा है, वो लग रहा है आपको एक चंद चीज़ें हैं, लेकिन उससे बहुत सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल होते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि जो आप प्लास्टिक बैग्स इस्तेमाल करते हैं वो भी पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप पेट्रोलियम जेली इस्तेमाल करते हैं वो भी पेट्रोलियम से ही हासिल किए जाते हैं, ठीक है। जो रबर इस्तेमाल करते हैं वो भी पेट्रोलियम से ही हासिल किए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर मोस्टली ड्राई फ्रॉम पेट्रोलियम, इट इज़ मेड अप अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस। तो किससे बने होते हैं बेटा, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों से बने होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ विच आर हाइड्रोकार्बन। तो पेट्रोलियम में सबसे ज़्यादा क्या मौजूद होता है बेटा, हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं। तो इधर लिखा है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज़ यूज टू सेपरेट दिस केमिकल। तो हमारे पास जो पेट्रोलियम आया है, अगर हम उस पेट्रोलियम पे एक प्रोसेस करें, कौन सा प्रोसेस करें बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जब उस पेट्रोलियम की हम करेंगे तो बेटा मुख्तलिफ़ किस्म के कंपाउंड मुख्तलिफ टेम्परेचर पे हमें हासिल होंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पेपर में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप कहेंगे बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट दिस केमिकल, यानी सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन और कंपोनेंट फॉर्म अ लिक्विड मिक्सचर। तो हमारा पेट्रोलियम क्या बेटा, लिक्विड होगा, बिल्कुल थिक लिक्विड होगा, ठीक है। और डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंजेस इज कॉल्ड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें होता है क्या, मैं आपको बात समझाता हूँ, ज़रा देखें बेटा। ये एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर है, इस टावर को आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टावर में आप देखेंगे इसका नाम है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर। तो ये एक टावर है, ठीक है। इसमें देखिए आप मुख्तलिफ रेंजेस हैं। तो ये देखिए ये जो रेंज है यहाँ पे टेम्परेचर है 350 डिग्री सेंटीग्रेड। मुख्तलिफ किताब मुख्तलिफ पिक्चर्स भी बनी हुई होती हैं, तो इससे मसला नहीं, हमें तो बात को समझना है यहाँ पे। इसके अलावा लुब्रिकेटिंग ऑयल 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर हासिल होगा। इसके अलावा जो डीजल है आपके पास जो हासिल होगा वो 260 डिग्री पर हासिल होगा। कैरोसिन ऑयल जो है 180 डिग्री पर हासिल होगा। नेप्था 120 डिग्री पर हासिल होगा। पेट्रोल जो है वो 70 डिग्री पर हासिल होगा। इसके अलावा जो रिफाइनरी गैस है वो 20 डिग्री पर हासिल होगी। तो ये जो मुख्तलिफ़ चीज़ें आपके पास हासिल होंगी वो इनमें इस्तेमाल होती हैं, जैसे यूज़ टू मेक विटामिन एसफल्ट। इसके अलावा जो आपका फ्यूल ऑयल है ये शिप में इस्तेमाल होगी। इसके अलावा लुब्रिकेंट है, ठीक है, ऑयल फॉर कार एंड अदर मशीन्स। इसके अलावा डीजल जो है इन सब गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, डीजल इंजन के लिए। इसके अलावा जो आपके पास जो कैरोसिन आ रहा है, इसके अलावा और भी दीगर ऑयल आ रहे हैं, जेट फ्यूल, पैराफिन फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग, ठीक है। जो 180 डिग्री पर आपका जेट फ्यूल भी हासिल होता है। इसके अलावा
नेफ्था यूज़ टू मेक केमिकल्स, मुख्तलिफ केमिकल्स बनाने के लिए नेफ्था का इस्तेमाल किया जाता है। पेट्रोल जो है वो कार बाइक्स में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जनरेटर में इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो रिफाइनरी गैस आपके पास आ रही है उसको भी आप जनरेटर में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा गाड़ियों में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और पावर बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। और उस ऑयल को कहते हैं बेटा फर्नेस ऑयल, कभी ना कभी आपने उसको टीवी में तो सुना होगा। तो ये हमारे पास बेटा एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टावर, तो इसमें लिखा हुआ फ्रैक्शनिंग टावर। तो इसको इसलिए फ्रैक्शन टावर कहते हैं क्योंकि मुख्तलिफ हिस्सों में से मुख्तलिफ चीज़ें हमें हासिल होती है। जैसे कि इस हिस्से से ये हासिल होता है, इस हिस्से से लुब्रिकेंट ऑयल, इस हिस्से से डीजल, इस हिस्से से कैरोसिन, और इस मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ चीज़ें हासिल होती हैं। तो इसी वजह से इसको कहते हैं बेटा फ्रैक्शनेटिंग टावर कहते हैं, ठीक है। अब होता है क्या बेटा, क्रूड ऑयल जो हम ज़मीन से हासिल करते हैं जिसको पेट्रोलियम भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है बेटा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन होता है। उसमें मुख्तलिफ किस्म के हाइड्रोकार्बन मौजूद होते हैं और उसे हमें सेपरेट करना होता है बाय यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो क्रूड ऑयल को जो आप यहाँ से इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट होगा बेटा वेपर्स में। किस में कन्वर्ट होगा बेटा, वेपर्स में, गैसियस स्टेट में। आप डालेंगे लिक्विड, ठीक है, तो अंडर हाई टेम्परेचर, ठीक है। एयर नहीं होना चाहिए, एयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एयर होगी तो क्या होगी बेटा, शोला पकड़ लेगा और तमाम चीज़ें जो हैं वो जल जाएंगी। तो इन द एब्सेंस ऑफ एयर में तमाम काम हमारे पास होंगे। तो यहाँ पे क्या है बेटा, वो कन्वर्ट होगी वेपर्स में, और वेपर्स बनने के बाद ये क्या है बेटा, ऊपर जाते जाएगी, ठीक है। तो जहाँ पे जो हमारे पास टेम्परेचर सेट होगा, ठीक है, तो उस टेम्परेचर पे पहुँचेगा। तो वेपर्स का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो जब वो वेपर्स इस तरफ आएगी और यहाँ पे बेटा 350 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो वो क्या है बेटा, वेपर जो है वो कंडेंस हो जाएंगी। जो वेपर्स है वो क्या हो जाएंगी बेटा, लिक्विड बन जाएंगी, ठीक है। जैसे कि आपके पास बेटा वेपर्स मौजूद हैं एयर में, ठीक है। ठंडे पानी की बोतल बाहर निकाल कर रखें, तो जैसे ही वेपर ठंडे पानी की बोतल में टकराती हैं तो वो लिक्विड बन जाती हैं, ठीक है। वाटर वेपर्स जो जैसे ही टकराती हैं बेटा बॉटल से ठंडे पानी के, तो वो लिक्विड बन जाती है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी खो देते हैं, इस वजह से वो लिक्विड बन जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो वेपर्स होंगे उनके पास एनर्जी होगी। जो गैसेस स्टेट में हाइड्रोकार्बन होंगे, पेट्रोलियम होगा या क्रूड ऑयल होगा, उसके पास एनर्जी मौजूद होगी। तो जब यहाँ पे आएगा वो 350 डिग्री पे, तो जो ऐसा वेपर हो, जो ऐसा कंपाउंड हो जो 350 डिग्री पे, वो क्या हो जाए बेटा, कंडेंस हो जाए, लिक्विड बन जाए, तो वो यहाँ से हमें हासिल हो जाएगा, ठीक है। और जिसको यहाँ पे 350 डिग्री में लिक्विड नहीं बनना हो, तो वो क्या है, जो बाकी रह जाएंगे वो कहाँ चले जाएंगे बेटा, ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो इसके अलावा ऊपर जाते हैं, जो बच गए वो 300 डिग्री तक जाएंगे। जो वापस बच गए तो वो यहाँ पे आके जिनकी मेल्टिंग पॉइंट आपके पास जो है वो कंडेंस हो जाएंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। और फिर वो वहाँ से हमें हासिल हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके जो वेपर फिर बच गए, फिर वो ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा 260 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, तो जो हमारे पास वेपर 260 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाएंगे, ठीक है, वो हमारे पास मेल्ट हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और उसको हम यहाँ से हासिल कर लेंगे। फिर जो बच जाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या, टेम्परेचर कम होता जा रहा है ना, तो टेम्परेचर कम होता जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर कम होगा, तो जो 180 डिग्री पे क्या है बेटा, कंडेंस होंगे हमारे पास, वो यहाँ से हासिल हो जाएंगे। और जो 120 डिग्री पर हासिल होंगे, हमें कंडेंस हो जाएंगे, वो हमें यहाँ से हासिल हो जाएंगे। और जो 70 डिग्री पे कंडेंस हो जाएंगे, वो हमें यहाँ से हासिल हो जाएंगे। और इस तरीके से जो बच जाएगा, ठीक है, वो हमें एज अ रिफाइनरी गैस हासिल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेट्रोलियम हम क्या कर सकते हैं बेटा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये कौन सा टावर बेटा, एक फ्रैक्शनेटिंग टावर है, जिसके जरिए मुख्तलिफ फ्रैक्शंस में हम मुख्तलिफ कंपाउंड्स हासिल करते हैं, सेपरेशन करने का अमल इसमें करते हैं, ठीक है। तो लिखा हुआ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज टू सेपरेट दीज केमिकल। तो सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शंस और कंपोनेंट फ्रॉम अ लिक्विड मिक्सचर। क्रूड ऑयल क्या बेटा, लिक्विड मिक्सचर है, और डिपेंडिंग अपॉन देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से क्या है बेटा, वो सेपरेट होती हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये इसका टेम्परेचर कम होता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आते हैं, ठीक है। जैसे ही अपने बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आते हैं तो ये मेल्ट हो जाते हैं, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट के पास जैसे ही पहुँचते हैं वो क्या होता है बेटा, बॉयल होकर वेपर्स बन जाते हैं। और जैसे ही यहाँ ऊपर जाने के वक्त क्या होता है बेटा, टेम्परेचर कम होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे आते हैं तो वो मेल्ट होते हैं, कंडेंस होते हैं, और हमें हासिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ईच फ्रैक्शन कंटेन सिंगल केमिकल कंपाउंड, और हर फ्रैक्शन में बेटा सिंगल केमिकल कंपाउंड हमें हासिल होता है। तो यहाँ पे बस चंद बनाएंगे, लेकिन इसके बहुत सारे जो है हमारे पास होते हैं कंपोनेंट्स, बहुत सारे फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ईच फ्रैक्शन कंटेन सिंगल केमिकल कंपाउंड रेदर देन मल्टीपल कंपाउंड। तो हर फ्रैक्शन से हमारे पास एक कंपाउंड आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, जो पेट्रोलियम का टॉपिक है वो भी हमें क्लियर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास नेचुरल गैस मौजूद है, ठीक है। तो नेचुरल गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसका फार्मूला होता है आपके पास CH4, और उसके अलावा डिफरेंट गैसेस मौजूद होती हैं, ठीक है। तो जो नेचुरल गैस है ये भी क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। तो ज़मीन से जो नेचुरल गैस हमारे पास आएगी उसमें एक हाइड्रोकार्बन नहीं होगा, बल्कि बहुत सारे किस्म के हाइड्रोकार्बन मौजूद होंगे।
तो क्या है नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन विथ लो मॉलिक्यूलर वेट। तो गैसेस का क्या है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, जैसे कि मीथेन टुगेदर विद अदर गैसेस सच एज इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। अब तक आप इसका नाम सुन चुके हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। तो लाइटर में जो गैस इस्तेमाल करते हैं उसका नाम होता है बेटा ब्यूटेन, ठीक है। मेक्स अप अराउंड 85% ऑफ द मिक्सचर। तो जो गैसेस जो हमें नेचुरल गैस हासिल होती है उसमें 85% क्या मौजूद होता है बेटा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, आपकी किताब के मुताबिक। तो इट हैज़ अ सिमिलर ओरिजिन टू कोल एंड पेट्रोलियम। तो इनकी भी जो अदाएँ हैं वो कैसी हैं बेटा, कोल और पेट्रोलियम जैसी ही हैं। तो एज अ रिजल्ट इट इज़ डिस्कवर्ड विद देयर डिपॉजिट। तो क्या है बेटा, जो हमारे पास जो गैसेस हासिल होती हैं वो ऑयल के साथ ही हासिल होती है। देखिए जहाँ पर ऑयल मौजूद है उसी के ऊपर क्या है बेटा, गैसेस भी मौजूद है। तो ये क्या बेटा, अर्थ की सरफेस है, तो पानी के समुंदरों के नीचे, ठीक है, अर्थ क्रस्ट के नीचे। कहाँ ज़्यादातर जो हमारे पास जो पेट्रोलियम रिजर्व है वो कहाँ से आते हैं बेटा, समुंदरों के नीचे से ही आते हैं ज़्यादातर, ठीक है। लेकिन ज़रूरी भी नहीं है। तो क्या है बेटा, ज़मीन के नीचे भी होता है या समुद्र के नीचे भी हो सकता है। तो अर्थ क्रस्ट के बाद क्या है बेटा, बहुत ही नीचे जाने के बाद हमें ऑयल के रिजर्व और गैस के रिजर्व हासिल होते हैं, ठीक है। तो आज हम देखते हैं, एज अ रिजल्ट इज डिस्कवर्ड विद देयर डिपॉजिट नेचुरल गैस इज यूटिलाइज एज फ्यूल इन बोथ हाउस होल्ड एंड इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में भी इस्तेमाल करते हैं बेटा बिजली बनाने के लिए, और इसके अलावा हाउस होल्ड घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, या रिक्शाज में इस्तेमाल करते हैं एज अ CNG, ठीक है। तो कंप्रेस नेचुरल गैस यानी CNG, आपने इसका नाम सुना होगा। CNG के मायने होता है बेटा कंप्रेस नेचुरल गैस इज यूटिलाइज एज अ फ्यूल इन कार। तो फ्यूल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब तो लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया क्योंकि गैस की बड़ी किल्लत है हमें, ठीक है। तो इसके अलावा कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइजर्स आर आल्सो मेड फ्रॉम नेचुरल गैस। इसके अलावा कार्बन ब्लैक एंड फर्टिलाइज़र किससे बनते हैं बेटा, नेचुरल गैसेस से बनते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लांट्स के बारे में देख लेते हैं। प्लांट्स मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी साइज़, जैसे कि मॉलिक्यूल्स जो है वो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, उसको मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। और ऐसे मॉलिक्यूल जो मॉलिक्यूल्स छोटे हो साइज़ में उसको माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो मैक्रो मॉलिक्यूल सच एज कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, प्रोटीन मैक्रो मॉलिक्यूल है, लिपिड्स एंड वाइटामिन्स आर सिंथेसिस बाय लिविंग प्लांट। तो ये तमाम चीज़ें लिविंग प्लांट के ज़रिए से बनाई जाती हैं, ठीक है, और ये तमाम मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो ग्लूकोज इज़ द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट। तो ग्लूकोज जो है वो एक फंडामेंटल यूनिट है, किसका बेटा, कार्बोहाइड्रेट का। तो कार्बोहाइड्रेट एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, जबकि ग्लूकोज क्या है बेटा, एक बुनियादी इकाई है। जैसे कि आपने टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है, और टिश्यूज़ की बुनियादी इकाई क्या है बेटा, सेल है, ठीक है। सेल एक बेसिक यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। तो इसी तरीके से ग्लूकोज क्या बेटा, फंडामेंटल यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। एंड इट इज़ प्रोड्यूस बाय प्लांट थ्रू फोटोसेंथिसिस। और प्लांट जब फोटोसेंथिसिस का अमल करते हैं और क्या बनाते हैं बेटा, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। और जब बहुत सारे ग्लूकोज आपस में पॉलीमराइज होते हैं, मिलते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। स्टार्च एंड सेलुलोज, तो ये भी क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स में आते हैं। तो स्टार्च एंड सेलुलोज आर फॉर्म्ड एज ग्लूकोज पॉलीमराइज फर्दर। तो स्टार्च और सेलुलोज कब बनते हैं, जब क्या होता है बेटा, एज ग्लूकोज पॉलीमराइज फर्दर, जब ग्लूकोज के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो क्या बनता है बेटा, स्टार्च और सेलुलोज बनता है। तो ये भी क्या है बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके पास। तो पल्सेस एंड बीन्स आर हाई इन प्रोटीन। तो दालें और जो बीजें हैं उनमें प्रोटीन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती हैं। तो प्रोटीन्स आर मेड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो प्रोटीन्स किस तरीके बनता है बेटा, बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया डेट लीव ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट। जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रूट्स ऑफ प्लांट में मौजूद होता है उनके ज़रिए से प्रोटीन बनता है, ठीक है, बीजों में। तो सीड फ्रॉम प्लांट इंक्लूडिंग सनफ्लावर, रैप्स, पाम, कोकोनट एंड ग्राउंडनट कंटेन ऑयल। तो तमाम सीड्स में क्या है बेटा, जो प्लांट से हासिल होती है उनमें ऑयल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, जैसा कि आप जानते भी हैं, ठीक है। आलमंड ऑयल, सरसों का तेल, और इसके अलावा दीगर कोकोनट ऑयल जो सीड में नहीं आता, ठीक है। तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें मौजूद है हमारे पास। इसके अलावा एप्पल्स एंड सिट्रस फ्रूट आर हाई इन वाइटामिन्स, ठीक है। तो एप्पल सिट्रस फ्रूट नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो सिट्रस फ्रूट है, ठीक है, आर हाई इन वाइटामिन। तो तमाम फ्रूट्स में बेटा वाइटामिन मौजूद होता है, ठीक है, लेकिन गोश्त में कोई वाइटामिन मौजूद नहीं होता। इसके अलावा प्लांट प्रोवाइड अस विद गम्स, इससे हमें गम्स मिलते हैं, रबर मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन अदर प्रोडक्ट इन एडिशन टू दिस प्राइमरी फूड स्टेपल। तो प्लांट हमें फूड आइटम्स के अलावा भी हमें गम्स, रबर, मेडिकेशन और दूसरी किस्म की कई प्रोडक्ट फराहम करते हैं, ठीक है। तो बताया ये जाएगा बेटा लिविंग थिंग्स से हमें बहुत बड़ी मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हासिल होता है। तो सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री, इस टॉपिक को हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। उसमें बात ये समझी जाती थी पुराने ज़माने में कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो सिर्फ प्लांट और एनिमल से ही बन सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स मौजूद होती है और उस फोर्स का नाम है बेटा वाइटल फोर्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों में ही बन सकते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग, प्लांट और एनिमल है, जबकि ऐसा नहीं है। इसको साबित किया वॉलर ने अपनी लेबॉर्ट्री में, और प्रिपेयर किया बेटा यूरिया, ठीक है। और किसके ज़रिए प्रिपेयर किया यूरिया, अमोनियम साइनाइड के ज़रिए,
ठीक है। तो उसको प्रिपेयर करके ये बात साबित कर दी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से भी हासिल किए जा सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करें तमाम बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।